हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि CIS में। मैं स्वीटी सिंह आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी की क्लास को पढ़ रहे हैं और इसमें जो यूनियन टेरिटरी हम लोग पढ़ रहे थे, यूनियन और उसके जो संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र होते हैं, और वो जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका था। इसमें हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जिसका नाम है सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस पर सभी भी जो भी UPSC की जितनी भी डिमांड्स होती हैं, वो सब सारी जो भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, इस पर मैं उपलब्ध करवाऊंगी। आप लोगों को ज्ञात है कि मैं ऑलरेडी UPSC या आइकॉनिक मेंटोर हूँ। अनअकैडमी जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो उस पर जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे लाभान्वित होते हैं। लेकिन ये चैनल सिर्फ उन बच्चों की मदद करने के लिए बनाया गया है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें मतलब इतनी उनके पास फ़ी नहीं है कि वो किसी कोचिंग की सहायता ले सकें। तो ये जो भी वीडियो है, इसका जो भी हमारा उद्देश्य है फ्रेंड्स, इस मकसद में कामयाब मैं तभी हो पाऊँगी जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और उन बच्चों तक पहुँचाएँगे जो अभी इनको नहीं जानते हैं, ताकि सबको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए। फ्रेंड, चलिए हम लोग वीडियो को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। उसके पहले फ्रेंड्स, ये हमारा रेफरल कोड है SPBJP। अगर किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो हमारा ये रेफरल कोड यूज कर सकता है, जिससे 10% की डिस्काउंट आपको मिलेगा आपकी फ़ी में। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जैसे हमारा जो नागरिकता है, संविधान का जो पार्ट नागरिकता है, क्या है? नागरिकता। ये भाग संविधान के भाग 2 में, कहाँ पे है? भाग 2 में, भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग भाग 1 पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, आप लोग इसके पहले जो भाग 1 पढ़ रहे थे, जिसमें उसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक था भाग 1, उसी प्रकार से भाग 2 कभी कभी फ्रेंड्स ये भी पूछ देता है कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। इसके बाद देखेंगे जैसे भाग 3 में मूल अधिकार है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। तो इसको भी आप लोगों को संविधान के जितने भी भाग है और किस भाग में क्या चीज़ है, एक फैक्ट के तौर पर आप लोगों को याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है। तो भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे 5 से 11 अनुच्छेद को, जिसमें आप लोगों को पता है कि जैसे जो अनुच्छेद 11 है फ्रेंड्स, जो क्या है, आर्टिकल 11 है, मतलब जो जितने भी इसमें देखिए भाग है, उसमें से 11 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 11 में ये दिया गया है कि भारत की जो संसद है, नागरिकता से संबंधित बिंदुओं को अपने अनुसार निर्धारित करने की शक्ति रखती है। मतलब नागरिकता से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, इसकी समझ वो इतनी सर्वस्व उसके पास अधिकार है, सर्वस्व अधिकार है कि कोई भी कानून बना सकती है, कैसे भी उसको अपने अनुसार उसका निर्धारण कर सकती है। इसका अधिकार इतना है किसको? संसद को, पार्लियामेंट को। इसलिए ये जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 11 है नागरिकता के संबंध में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ और हम लोग समझते हैं, जैसे 1-2 शब्द होता है। एक तो होता है नागरिकता, मैं ये PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक होता है नागरिकता, एक होता है राष्ट्रीयता। तो देखिए, ये राज्य तथा व्यक्ति के मध्य वैधानिक संबंध सुनिश्चित करते हैं। कौन? जो नागरिकता के तहत क्या किया जाता है? राज्य तथा व्यक्ति के मध्य, तथा व्यक्ति के मध्य क्या होता है? वैधानिक संबंध सुनिश्चित होता है। वैधानिक
संबंध सुनिश्चित होता है। किसके माध्यम से? नागरिकता के माध्यम से। बस इसमें ये जानना है कि जो नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या सीमा है और राष्ट्रीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या सीमा है। देखिए, नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधि द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विधि द्वारा, नेशनल लॉ। और राष्ट्रीयता के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से राष्ट्रीयता खत्म हो जाती है और नागरिकता को लेकर हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे। ठीक, नागरिकता को लेकर चलेंगे। तो नागरिकता को अभी हम लोगों ने देख लिया किसके किसके बीच है, व्यक्ति तथा राज्य। ठीक है, और इन्हीं के बीच क्या है, रिलेशनशिप जो है किसका, वैधानिक है। और ये वैधानिक जो रिलेशनशिप है वो इसका बेस क्या है, राष्ट्रीय विधि। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विधि। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे राज्य है तो राज्य क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए राज्य है और ये नागरिक। ठीक है, तो राज्य क्या करता है, अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, राज्य नागरिक को कुछ विशेषाधिकार देता है और बदले में नागरिक को राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य है जिसका निर्वहन करना होता है। और इसके जो है अतिरिक्त नागरिक को हमेशा राज्य के प्रति निष्ठावान बने रहना पड़ता है, निष्ठावान बने रहना पड़ता है। और एक कुछ विशेषाधिकार देता है। जो विशेषाधिकार क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। कुछ विशेषाधिकार देता है, यही इन दोनों के बीच का जो ये है एक समझौता होता है। और कैसा समझौता होता है, वैधानिक समझौता। वैधानिक समझौता होता है, मतलब वैधानिक संबंध होता है। और इस वैधानिक संबंध का, ये जो वैधानिक संबंध है इसका बेस क्या होता है, राष्ट्रीय विधि के माध्यम से होता है। ठीक है, ये इसका थीम है। देखिए जैसे कोई भी जो देश होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये हिंदुस्तान है, कोई भी जो देश होता है और वहाँ की जो जनसंख्या होती है, यहाँ की जो जनसंख्या है ये दो रूपों में होगी, एक तो नागरिक, दूसरा व्यक्ति। तो व्यक्ति में सभी लोग आएंगे, व्यक्ति में मतलब एक नागरिक एक विदेशी होते हैं। जैसे 1 मिनट, क्या होते हैं, नागरिक एक विदेशी होते हैं। तो ये दोनों क्या है, व्यक्ति ही तो हैं, भले वो विदेशी हैं, भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन है तो इंसानी। ठीक है, तो व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पे, व्यक्तियों के मध्य जो है रिलेशनशिप होता है। तो इसमें नागरिक और विदेशी दोनों आ जाएंगे, दोनों आएंगे, बोथ। जो भारत के नागरिक होंगे वो भी आएंगे, जो भारत के नागरिक होंगे वो भी आएंगे, और जो भारत के नागरिक नहीं होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर होता है, लेकिन हाँ कुछ अंतर हो जाता है आगे चलकर। जो भारत के नागरिक होते हैं उनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार होते हैं जो आप लोगों को विदेशी व्यक्तियों का अधिकार वो नहीं होते हैं। जैसे विदेशी में भी दो लोग होते हैं, एक लोगों को जैसे हम एलियंस बोलते हैं, जैसे फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। जैसे जो भी विदेशी होते हैं इसमें भी दो प्रकार के बोलते हैं, एक तो फ्रेंडली एलियंस और एक एनिमी एलियंस।
अब एनिमी एलियंस का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली का होता है जिनसे हमारा रिलेशन, जिनके साथ हमारा रिलेशन फ्रेंडली हो, ठीक है, फ्रेंडली हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, और जिनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है टेंस हो, मतलब तनावपूर्ण हो, टेंस रिलेशनशिप हो, ये अंतर होता है। इनको ये बोलते हैं, इनको फ्रेंडलीनेस बोलते हैं। तो जैसे हमने अभी बताया कि जो नागरिक होते हैं और जो व्यक्ति हो, जो विदेशी होते हैं, उनमें कुछ भिन्नता होती है। उसमें भिन्नता कैसे हम लोग देखेंगे। तो जैसे हमने अभी बताया था कि राज्य जो है अपने नागरिकों के प्रति, राज्य क्या है, नागरिकों को कुछ, अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार देता है। तो वो विशेषाधिकार यहाँ पे देखिए, जैसे मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में वर्णित तमाम अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य द्वारा केवल अपने नागरिकों को ही दिए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 में वर्णित उपबंध, अनुच्छेद 16 में वर्णित उपबंध, 15 में, 16 में और 19 में, उसके बाद 29 में और 30 में। इसके अलावा दोनों व्यक्ति को प्राप्त होगा। मतलब इतने अनुच्छेद को अगर हम निकाल देंगे कि कौन कौन सा, 15, 16, 19 और 29 और 30, इस अनुच्छेद को आप लोग निकाल देंगे तो जो इसके अलावा अतिरिक्त अनुच्छेद है वो सबको प्राप्त होंगे। मतलब विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशी को प्लस नागरिक को, दोनों को मिलेंगे। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ किसको मिलेंगे, नागरिक को, भारत के नागरिक को मिलेंगे। ठीक है, ये एक अंतर है। दूसरा अंतर है फ्रेंड्स, दूसरा अंतर ये है कि हमारे यहाँ जो विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन होने की जो शक्ति है, जो भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। जैसे आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, पीएम बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए, जो भी जितने भी संवैधानिक पद हैं, आप लोग पढ़ते होंगे संविधान में कि बाकी विशेषताएं तो बाद में आती हैं, लेकिन हर एक चीज़ में पहली विशेषता क्या होती है, वह भारत का नागरिक होता है कि नहीं, वह भारत का नागरिक हो। तो ये जो है संवैधानिक पदों पर आसीन होने के लिए हमारे जो है भारत के नागरिक ही हो सकते हैं, विदेशी को ये परमिशन नहीं है, समझे। उसके बाद अनुच्छेद 326 के तहत मत देने का अधिकार केवल व केवल जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट की शक्ति सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। उसके बाद चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार, चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, बाकी विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो ये है जो हमारे राज्य द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाला जितने भी उपबंध है, ये है। आगे है जो राज्य को, जैसे राज्य देता है तो राज्य नागरिकों को भी उसके बदले में राज्य के प्रति कुछ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, करना पड़ता है। उसमें क्या है, पहला, राज्य जो नागरिक है राज्य के प्रति सदैव निष्ठावान रहेंगे, इसके प्रति कोई भी वो विरोध नहीं कर सकते, निष्ठा रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई विदेश में गया है, कहीं गया है, तो भारत के बारे में कोई बुराई कर रहा है, तो भले उसका विरोध वो ना कर सके, लेकिन उसको मन से अच्छा नहीं लगेगा सुनकर। जैसे हम भले अपने, जैसे आप देखते हैं, जैसे मैं समझा रही एग्जाम्पल, जैसे आपका घर है, ये मान लो ये आपका घर है, तो भले आप अपने घर में अपने माता पिता से, भाई बहन से झगड़ा करते हैं, उनसे बैर रखते हैं, ये बात अलग है। लेकिन कोई बाहर का जो आदमी है, ठीक है, अगर ये कुछ गलत बोल रहा है तो आप भले विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कि ये हमारे घर के व्यक्तियों को कैसे बुरा बोल रहा है। तो कभी कभी हम विरोध भले न करें, लेकिन अच्छा ना लगना भी वो हमारी क्या होती है, निष्ठा होती है। हमारे प्रति, हमारे मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति निष्ठा है। तो इसी प्रकार से हमारे भारत देश के प्रति हमारे अंदर निष्ठा है, विरोध भले न कर पाए, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। दूसरी है, भारत
नागरिक जो है राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जैसे कौन से कर्तव्य, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में के माध्यम से आप लोगों को पता है कि इंदिरा जी की सरकार थी। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारा बदलाव कर दिया गया था। इस 42वें संविधान संशोधन को इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे बहुत सारे संशोधन किया गया, उसमें से एक संशोधन ये किया गया था कि मूल कर्तव्य को भारत की संविधान में जोड़ा गया था 4 को करके, ठीक है। उसके बाद मूल कर्तव्यों की देखिए जो संख्या है 11 है। तो ये इतने हैं जो नागरिक के अपने कर्तव्य हैं किसके प्रति, राज्य के प्रति। आगे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, इस पर एक क्वेश्चन भी हमने दे दिया है, आप लोग इसको लिखिएगा जरूर। जैसे किसी नागरिक का उसके राज्य के प्रति संबंधों को किस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा 200 वर्ड्स में लिख कर आप लोग भेज भी सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे, तो कहीं भी आप लोग भेजिएगा। इसके बाद अगला लेक्चर हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक जो है अनुच्छेद 11। देखिए अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि भारत की जो वही चीज़ है जो शुरुआत में मैंने बताया, जो भारत की संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का सर्वस्व अधिकार है, और इसी अधिकार का, जैसे अधिकार है संसद को, और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत की संसद 1955 में एक नागरिकता अधिनियम किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा मूल अधिनियम है, जो मूल संशोधन हुआ है, वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ही है। अब जैसे बाद में आप लोग देखेंगे तो बहुत बार संशोधन होता है, 1986 में हुआ, फिर 1992 में होता है, ठीक है, 2003 में, 2005 में, ठीक है, 2015 में हुआ। तो इसमें आप लोग इसको भारतीय संशोधन नागरिकता अधिनियम नहीं कह सकते हैं, इसको संशोधन अधिनियम कहेंगे। जब भी इसको अब लिखेंगे इसमें संशोधन शब्द को जोड़ देंगे, क्योंकि मूल हमारा क्या है, जो हमारा मूल जो संशोधन है, जो अधिनियम है, वो ये है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बाद इतने सारे परिवर्तन, इतने बार संशोधन हुआ है। देखिए इसमें भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। और देखें भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2016, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे फिर 19 में देखते हैं पारित हुआ, जो सीए को लेकर हुआ था। देखिए यहाँ पे तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स आगे जो है से हम लोग इसको नहीं देखेंगे, 86 और 92 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गया है और मूल तो वही है, लेकिन हम लोग 3, 5, 15 को देखेंगे। लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि नागरिकता को ग्रहण कैसे किया जाता है। नागरिकता को हम लोग ग्रहण करने के लिए क्या प्रावधान है, जैसे 5 तरीके हैं। नागरिकता को छोड़ने के लिए क्या प्रावधान है, इसके 3 तरीके हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, तो देखिए वंश, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, पंजीकरण के आधार पर, सहजीकरण द्वारा, और नए क्षेत्रों के अधिग्रहण द्वारा। तो उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी देख ले रहे हैं। जैसे ये 5 तरीके हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है। छोड़ने के भी तरीके देख लेते हैं। जैसे मुक्त होने के तरीके 3 है, त्याग, अंत और वंचना, ठीक है, ये है। अब आते हैं, देखते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि छोटी छोटी इसमें कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। तो इसको एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है।
यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। जन्म के आधार पर यहाँ से डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक, इस लाइन को हम लोग डॉट डॉट करेंगे क्योंकि आगे ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 26 जनवरी 1950 ऑन या आफ्टर। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको फ्रेंड्स आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई 1987 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 दिसंबर 2004। ठीक, तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर तीनों डिफरेंस हम लोग समझ लेंगे। जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे कोई भी जो बच्चा हो, ठीक है, सबसे पहले इसकी विशेषता है कि जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है भारत की, जैसे ये हिंदुस्तान है, ठीक है, तो इसकी जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है, जो भौगोलिक सीमा है, इसके अंदर पैदा होने की बात है। जैसे कोई भी जो चाइल्ड है अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले कब पैदा हुआ हो, 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ हो या 26 जनवरी जस्ट जैसे मान लीजिए उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को ही हो गया, या उसके बाद, लेकिन कब तक, 1 जुलाई 1987 से पहले। अगर उसका जन्म भारत की सीमा रेखा में हुआ हो, भारत की भौगोलिक सीमा में हुआ हो, और उसके माँ बाप, उसके माँ और पिता दोनों में से कोई भी भारत के नागरिक हो या न हो, उस बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए। इसकी एक ही विशेषता है, बस 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद या 1 जुलाई 1987 से पहले भारत की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर अगर पैदा हुआ है, उसके माँ बाप भारत के नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा है अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, यहाँ भी ऑन या आफ्टर, उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत की भौगोलिक सीमा रेखा के बीच पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माँ या पिता में से कम किसी एक को, कम से कम किसी एक को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। भारत का अगर नागरिक है तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी बच्चे को। इसमें देखिए यहाँ पे कोई विशेषता नहीं थी, यहाँ पे ये शर्त नहीं थी कि माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन यहाँ पे ये शर्त आ गई कि माँ बाप में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत की भौगोलिक सीमा रेखा में तो जन्म होना वो तो आवश्यक ही है, तब उसको नागरिकता मिलेगी। इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिबरल था, यहाँ पे कानून सख्त हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा और सख्त होता है, कोई भी अगर बच्चा 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद अब तक भारत की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर पैदा हुआ हो और उसके माँ बाप में से कोई भी एक भारत का नागरिक भी हो, भारत का नागरिक भी हो और वह गैर वैधानिक प्रवासी भी ना हो। यहाँ पे ये शब्द ध्यान देने योग्य है, गैर वैधानिक प्रवासी ना हो सॉरी, गैर वैधानिक प्रवासी ना हो, तब उसे क्या होगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। अगली वीडियो में जैसे वंश के, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दे भी दिया है सॉरी फ्रेंड, जैसे यहाँ पर दे दिया है मैंने, इसी चीज़ को जो मैंने अभी समझाया उसको भी हमने लैंग्वेज में दे दिया कि अगर कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है, चाहे उसके माँ बाप भारत के नागरिक हैं
या नहीं है, यही बस ध्यान देना है। जन्म के आधार पर उस बच्चे को क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी विशेषता ये थी कि यदि कोई बच्चा भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ है और कम से कम उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ये चीज़ यहाँ पर बदल गई है। पहले में ऐसा नहीं था, तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा था क्या फ्रेंड्स, कि अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 या उसके पश्चात अब तक भारत में पैदा हुआ हो तथा उसके माँ बाप में से कोई भारत का नागरिक हो, उसके माँ बाप से कोई नागरिक हो, और दूसरी विशेषता यहाँ और जोड़ी है, गैर वैधानिक प्रवासी नहीं होना चाहिए, तब उसे जाकर भारत की नागरिकता मिलेगी। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे वंश के आधार पर नागरिकता हम लोग देखेंगे, ठीक है, वंश के आधार पर। उसके बाद पंजीकरण द्वारा देखेंगे, साझीकरण, नए क्षेत्रों के अधिग्रहण द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये एक पहला लेक्चर है सिटीजनशिप का, एक और लेक्चर में पूरा सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में एंट्री करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा मैं उत्सुक भी हूँ पढ़ाने के लिए आप लोगों को, और आप लोग पढ़ने के लिए इसको उत्सुक हो जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और संविधान के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र भी इसी पर डिपेंड है, मूल अधिकार पर ही, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसी को पढ़ेंगे। एक लेक्चर और नागरिकता का आएगा जिसमें नागरिकता मैं ख़त्म कर दूंगी, एक लेक्चर ये है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। बाकी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।